बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर एवेल्युएशन, जब भी कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया जाता है तो उसको एवेल्युएट करना भी चाहिए। विदाउट एवेल्युएशन उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और होती भी हैं। और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है ये जो आपकी क्लास हरकत करती है। और शर्मिंदगी मेरा ख्याल ये आप लोगों के लिए होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। और क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ मेरे ख्याल 2 या 3 हफ्ते पढ़ाया था, और मेरा नहीं ख्याल मैंने आपको कुछ इस तरह का सिखाया हो कि आपको इतनी तमीज़ ना हो कि आप अपनी क्लास में कैसे बैठें या आप अपने उस्ताद के साथ कैसे पेश आएँ। और ऑब्वियसली मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि आपके किसी पहले टीचर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने भी आपको ये नहीं सिखाया होगा, तो खुद ही शर्म आनी चाहिए कि आप कहाँ से ये सब सीख रहे हैं। और अगर आपको खुद भी शर्म नहीं आ रही हो और आप इस पे कहके लगा रहे हैं, तो मैं आपका जो फ्यूचर है ना बेटा, वो काफ़ी अंधेरे में देख रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है पैसे कमा लेना और ये 4 दोस्तों में बैठकर अपने आप को 30 मार्क का समझना कामयाबी है, तो आप गलत फहमी पर हो। कामयाब होने के लिए आपको अपने उस्ताज़ा और अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। ये कुरान का असूल है, और जब आप कुरान के असूलों पे पूरा नहीं उतरोगे तो आप जितने मर्ज़ी बड़े बन जाओ, आप कभी बड़े नहीं बन सकते। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ, आप जो भी हो, एक दिन आप पकड़े भी जाओगे और आप शर्मिंदा भी होगे सबके सामने, और आपकी वजह से जो बाकी स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। और इसका जो गुनाह होगा, अगर आप समझते हैं इसका गुनाह नहीं मिलेगा, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। इसका जो गुनाह होगा वो आपके सर होगा, और मैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनका नुकसान हुआ है वो आपसे इसका बदला लेंगे। मैं तो कम से कम आपको माफ़ नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि आपकी वजह से मेरे बाकी स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ। तो मैं फिर यही कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें कितनी बदबू आ रही है आपसे, और ये बदबू जो है ये बाकियों तक भी पहुंच रही है और उन्हें भी नुकसान पहुंचा रही है। एनी हाउ, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब भी प्रिडिक्ट करवाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रह जाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट्स हैं। कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कोई ना कोई एरर्स आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन होमोलॉजी मॉडलिंग से की जाती है, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन होमोलॉजी मॉडलिंग से की जाती है, थ्रेडिंग से की जाती है, एब इनिशियो टेक्निक्स के ज़रिए की जाती है। तो ये तमाम की तमाम इस हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इन अप्रोचेस से ये होगा, एक्सरे और एनएमआर से आपको डिटर्मिनेशन करने में हेल्प होती है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की। लेकिन अगर आप किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज और टाइम और एक्सपर्टीज़ या किसी और भी वजह से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एनएमआर के ज़रिए अगर आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर सक रहे, तो फिर आप कंप्यूटेशनल टूल्स यूज़ करते हैं, एज वी गाइज स्टडी अबाउट दैट। तो इसमें हमारे पास आ जाती है होमोलॉजी मॉडलिंग, थ्रेडिंग एंड एब इनिशियो, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपके लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं। अगर कोई बच्चा किसी पॉइंट को नहीं समझ सका तो वो वहाँ से जाकर देख सकता है। अब जब हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग से, एब इनिशियो से या थ्रेडिंग अप्रोचेस से, तो उसमें कोई ना कोई एरर रह जाता है। कई बीटा प्लेटेड शीट्स में और एरर आ सकता है, अल्फा हेलाइसिस में आ सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में अल्फा हेलाइसिस होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, लूप्स होती हैं, और टर्न्स होते हैं, बार्न्स एंगल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के साई-फाई एंगल्स एंड बार्न्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई एक ऐसा टूल नहीं मौजूद जो कि स्पेसिफिकली तमाम चीज़ों को वैल्यूएट कर सके।
तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। हर एक स्पेसिफिक काम को चेक करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स डिज़ाइन किए गए हैं। हर टूल के बैकएंड पे एक एल्गोरिथम है जो एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ को एनालाइज करेगा। और ये वैल्यूज़ कहाँ से कलेक्ट की गई हैं, ये पैरामीटर्स या टेबल्स कैसे जनरेट किए गए हैं, जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर के ज़रिए एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर के ज़रिए जो स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट हो चुके हैं या सॉल्व हो चुके हैं, उनमें से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अप्लाई किया जाता है या वैलिडेट किए जाते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो कि कंप्यूटेशनली डिज़ाइन किए जाते हैं। सपोज अगर हमने देखा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से एक स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया, एक प्रोटीन फैमिली का, प्रोटीन फैमिली थी एबीसी, उसमें प्रोटीन 1 है, उसका एक्सरे से एक स्ट्रक्चर है और उसकी सीक्वेंस है एलानिन, प्रोलिन और ल्यूसिन, और उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल्स हैं और वहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट है। तो अगर आप वही जो प्रोटीन फैमिली है एबीसी, उसकी प्रोटीन नंबर बी जो है, प्रोटीन बी, उसका कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसकी सीक्वेंस भी वैसे ही हो जैसे हमने अभी 3 अमीनो एसिड के बताई है, तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन मौजूद है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर से, उन उसको यूज करते हुए और उसकी बेस के ऊपर जो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है उसको वैल्यूएट किया जाएगा, उसके एंगल्स को और उसके बाउंड्स को। विदाउट वैल्यूएशन आप अगर स्ट्रक्चर को आगे लेके चलेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उस उस रिजल्ट्स को रिलायबल नहीं समझा जाएगा। आपको पहले एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर इस तरह प्रिडिक्ट करवाया और ये उसकी एवेल्युएशन रिजल्ट्स आए। और एवेल्युएशन रिजल्ट्स के लिए ये नहीं है कि सिर्फ उसको एवेल्युएट करना है, एवेल्युएशन के रिजल्ट्स भी अच्छे आने चाहिए। अगर रिजल्ट्स बुरे आए हैं आप तब भी एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर नहीं बढ़ सकते। कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे रामाचंद्रन प्लॉट बनाना और ओवरऑल वैल्यूज निकालना, ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर चेक करना और जी स्कोर चेक करना, जी फैक्टर और जी स्कोर। ये कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जो हर प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर के लाजमन चेक किए जाते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं एवेल्युएशन के लिए, जैसे मॉल प्रोबेबिलिटी है, इराट है और व्हाट इफ है, व्हाट चेक है, अनोलिया है, वेरीफाई 3D है। सो इस तरह बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर 2 या 3 टूल्स की डिस्कशन करेंगे और उसके ज़रिए ही एवेल्युएशन करेंगे प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर की। प्लान मेरा ये था कि मैं आपके सामने ऑनलाइन कोई 2 या 3 टूल्स रन भी करूं, लेकिन आप लोगों में से ही वो कोई है जो कि इस काबिल नहीं है कि उनको ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाएं। अगर आप अपनी गुफ्तगू में और अपनी आदत में अच्छे नहीं हैं तो आप बिल्कुल हक नहीं रखते किसी महफिल में बैठने का। और अगर आपको पता भी नहीं है कि आपकी महफिल में ये कौन शख्स हरकतें इस तरह की कर रहा है, तो पूरी महफिल को बिठाने का कोई हक नहीं बनता असूलन। So in this chapter we will discuss about Anolia, Irad, mole probability, PDB sum, rampage for structure prediction, for structure evaluation of the predicted three-dimensional structure by computational means. So in actual we will more study Irad and mole probability and rampage, क्योंकि ये तीन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एनएमआर टेक्निक के ज़रिए सॉल्व किए जाते हैं उनकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है और उन स्ट्रक्चर्स को अक्सर एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें से स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल ली जाती है, जैसे हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स use the mathematical models and algorithms to solve the problems protein structures where different tools implement the different algorithms. The accuracy of the model through computational methods need evaluation in terms of energy, stabilization, the angles, amino acid conformation at a specific place, and other structural features. For these purposes, many tools are developed. और वो बहुत सारे tools इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किए गए हैं और उनमें जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन स्ट्रक्चर्स हैं उनको यूज़ किया गया है और उस इंफॉर्मेशन से ये वाले स्ट्रक्चर्स को चेक किया जाएगा। मॉडल वैल्यूएशन टूल्स में हमारे पास द कंप्यूटेशनली प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर्स में हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर्स, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और द मॉडल वैल्यूएशन चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ द प्रिडिक्टेड मॉडल एज बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल सिस्टम।
On the basis of experimentally designed structures, there are many tools to validate the model. The selection of the tool is based on physiochemical properties of the protein. आप टूल उस बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तब सिलेक्ट कर सकते हैं इन एक्चुअल जब आपको पता हो कि वो टूल कैसे काम करता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो टूल कैसे काम करता है तो कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि तरीका नहीं होगा कि आप सही टूल तक जा पहुंचें। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप तमाम टूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करें, या आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये टूल, स्पेसिफिक टूल जो है ये क्या कैलकुलेट कर रहा है और किन बेसिस पे कर रहा है। बेशक आप ना सारे टूल्स का देखें, लेकिन चंद टूल्स ऐसे होने चाहिए जो आप रेगुलरली यूज करना चाहते हो, उनके बारे में आपको नाउ हाउ होनी चाहिए। Rampage, Elath, Mole Property, and Verify 3D are some of the most widely used model verification tools. The recognition of the errors in experimental and theoretical models of the protein structures is considered as one of the major problems in structural bioinformatics. There is no single method that can consistently and accurately predict the error in the predicted structure. ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी करके लिखा गया है ताकि लेमैन भी इसको पढ़कर ही समझ ले कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम इराट को डिस्कस करते हैं। Erat evaluates the predicted model by analyzing the statistics of non-bounded interaction between different items types. अब एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड्स हैं सपोज, तो 100 अमाइनो एसिड्स जो हैं उस प्रोटीन के अंदर, उसमें हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट आइटम्स होंगे। तमाम आइटम्स जैसे कि हम पिछले एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इंटरेक्शंस होती हैं। तो एक आइटम सपोज कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ लिंक कर इंटरेक्ट करता है, नाइट्रोजन जो है वो सल्फर के साथ, इस तरह बहुत सारे इंटरेक्शंस होती हैं। लेकिन इराट में स्पेसिफिकली जो नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस हैं डिफरेंट आइटम टाइप्स की, उनको एनालाइज किया जाता है और उनकी वैल्यूज को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी डिटरमिन्ड अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. Erat uses the algorithm of protein structure verification that's specifically suited for evaluating the progress of crystallographic model building and refinement. So इसके लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इराट को रन करने के लिए? आप नंबर एक तो आपको इराट सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। आप जाकर गूगल पे लिखें इराट एवेल्युएशन सॉफ्टवेयर, वो आ जाएगा। यहाँ पर उसका ये वेब लिंक भी शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों को वहाँ से ना मिले तो आप ये यहाँ से यूज कर सकते हो। Then you should have the predicted structure, 3-dimensional predicted structure of a protein. और उसके बाद आप उस फाइल को वहाँ पे अपलोड कर दें और रन कर दें। वो स्ट्रक्चर को एवेलुएट करके आपको एक ग्राफ की शक्ल में रिजल्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर देगा। इनपुट फाइल जो है वो आपकी 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही होनी चाहिए, और सबमिशन के टाइम इस तरह आपके पास एक टेबल सा या आप कह लें कैलकुलेशन सी आ जाएगी। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आप स्ट्रक्चर को अपलोड कर दें, और जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं जो भी उनका सम बनता है, ये एज ए क्रॉस वेरिफिकेशन है, क्योंकि आपके जैसे ही फजूल कुछ लोग भी हैं, जैसे इस ग्रुप में भी कुछ फजूल लोग हैं, इसी तरह कुछ फजूल लोग भी ये वाले यूज करते हैं जब टूल्स, तो वो ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो उनको उनसे बचने के लिए कहा इस तरह के कुछ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इराट को रन कर लिया जाए, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट ये एक्चुअली बुक 2018 की है। तो उस वक्त जो इराट सॉफ्टवेयर था वो ब्लैक एंड वाइट रिजल्ट देता था, लेकिन अब वो कलर्ड में देता है, येलो, रेड एंड वाइट बार्स में देता है। सो आमतौर पे ये एक कॉन्फिडेंस ग्राफ जनरेट करके देता है, जिसमें ओवरऑल क्वालिटी जो है ना वो स्ट्रक्चर की डिज़ाइन प्लॉट की होती है। यहाँ पर इस वाले की वैल्यू अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये आ रही है ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर 82.075। अमूमन अगर अब ये वाली जो प्रोटीन है, इस ये नीचे रेजिड्यूज लिखे हुए हैं 0 to ऑलमोस्ट 230 और 20 के करीब इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर आप देखें तो ये 2 लाइंस भी यहाँ पे लगी हुई हैं, और ये कुछ ब्लैक डार्क लाइंस हैं और कुछ डिम सी हैं।
तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ब्लैक लाइंस ऊपर जा रही हैं, बहुत डार्क ब्लैक लाइंस हैं, ये बेसिकली एरर्स हैं उन अमाइनो एसिड के नॉन बॉन्डेड एटम्स के इंट्रैक्शंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अमाइनो एसिड नंबर 18 टू अमाइनो एसिड नंबर 25 और यहाँ पर अमाइनो एसिड नंबर 190 ऑलमोस्ट टू 200। सो इन अमाइनो एसिड्स में ज़्यादा एरर जो है वो ऑब्जर्व किया गया है या एनालाइज किया गया है। और अगर आपकी बाइंडिंग पॉकेट, अगर आपको प्रोटीन के बिहेवियर के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है और असूलन प्रोटीन के बारे में, जो आप प्रोटीन जिस पे काम कर रहे हैं उसका लिटरेचर आपको काफ़ी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका लिटरेचर आपको होना चाहिए। और उस लिटरेचर की मदद से ही आप एक्सपेरिमेंट को आगे लेके बढ़ सकेंगे। अगर आपको प्रोटीन के बारे में नहीं पता तो आप बहुत सारे एरर्स जो हैं वो छोड़ जाएंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर। अगर सपोज करें आपके पास ये जो प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग पॉकेट यहाँ पर आ रही है, सपोज करें माइनस नंबर 60 टू 100, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है पहले ही। तो आप इस स्ट्रक्चर को कंसीडर कर सकते हो 82.075 वैल्यूज के साथ भी, ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर के साथ भी। अमूमन कम से कम 90 से प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 80 है और आपको ये पता है कि लास्ट कुछ अमाइनो एसिड या शुरू के कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं उनमें ये एरर आया है, लेकिन बाइंडिंग पॉकेट आगे कहीं सेंटर में मौजूद है, तो ये जनाब आप स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं इस बेस के ऊपर। और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इधर उसने it shows an overall quality factor on the error axis. Two lines were drawn to indicate the confidence with which it is possible to reject that exceed the error value. जैसे कि ये 99% पे confidence line लगाई हुई है, ये 95% के ऊपर, expressed as the percentage for which the calculated error value fall below 95% rejection limit. Good high resolution structures generally produce values around 95% और हायर। अगर ये वैल्यू 95% और उससे बढ़ के आ जाएगी तो आपका स्ट्रक्चर की रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छी कंसिडर होगी। लेकिन अगर ये 90 से अबव आएगी तो ये आप इसको मॉडरेट स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। कंक्लूजन में उसने मेंशन कर दिया है कि इराट इवेल्युएशन टूल वाज यूटिलाइज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर, और इसमें वैल्यू उसने मेंशन कर दी है 2.075 जो के ऊपर ऑब्जर्व की गई थी ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर के तौर पे। सेकंड वैल्यूएशन टूल जो डिस्कस होगा वो रैमपेज है। अमूमन बीएस लेवल के ऊपर इराट और रैमपेज को ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वैल्यूएशन के लिए। So Rampage is a model verification tool for the evaluation of predicted structure, as we used IRAD that is also utilized for three-dimensional structure prediction of evaluation of three-dimensional structure predicted structures. So it builds Ramachandran plot. Ramachandran plot actually एक ऐसा plot है जो एक इंडियन साइंटिस्ट ने एज आई रिमेम्बर डिस्कवर किया था और डिजाइन किया था या प्रेजेंट किया था या जनरेट किया था। तो रामाचंद्रन प्लॉट बन जाता है रामपेज टूल के अंदर, और फिर वो जो रामाचंद्रन प्लॉट है उसमें कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं, कुछ वैल्यूज आ जाती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है ये चेक करने के लिए कि स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, एवेल्युएशन उसकी या उसकी एंगल्स और उसकी जो बाकी फाई और साई एंगल्स हैं वो कितने अच्छे हैं, और जो उसमें फाई और साई की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है ग्लाइसिन और प्रोलीन अमाइनो एसिड्स के अलावा बाकी अमाइनो एसिड्स के अंदर, और वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हुए हैं, और उन सब की वैल्यूज को चेक किया जाता है और फेवर्ड, अलाउड और आउटलायर रीजन दे दिया जाता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं अब। रामाचंद्रन प्लॉट शोज फाई एंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन ग्लाइसिन नॉन प्रोलीन रेजिड्यूज। ग्लाइसिन और प्रोलीन के अलावा जो रेजिड्यूज हैं उनमें फाई और साई एंगल्स को चेक किया जाता है। असूलन यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस बनते थे, और अगर आप लोग अच्छे इंसान की तरह बनकर, अच्छे इंसान की तरह बिहेव करके लेक्चर अटेंड करते तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये।
और मुझे बड़ा ही मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया था कि ये आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। रामपेज ओके। सो नॉन ग्लाइसिन और नॉन प्रोलीन रेजिड्यूज को इस्तेमाल किया जाता है और उनके फाई और साई डिस्ट्रीब्यूशंस को देखा जाता है। फाई और साई एंगल्स जो कि जनरेट होते हैं प्लॉट बनाने के दरमियान, रामाचंद्रन ग्राफ को प्लॉट करने के दरमियान, उनको फेवरेबल, नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अमूमन फेवरेबल, अलाउड और आउटलायर रीजन कहा जाता है। फेवरेबल रीजन के अंदर वो जो अमीनो एसिड्स आते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं कि वो बिल्कुल उसी पोजीशन पर हैं जिन पोजीशंस पर होना चाहिए था। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो वैल्यूज हमें कहाँ से मिलती हैं, जो एक्सरे और एनएमआर से स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लिया जाता है उससे मिलती हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है अलाउड रीजन। अलाउड रीजन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में कंसीडर ये किया जाता है कि उन्हें एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होना चाहिए था लेकिन वो वहां पर नहीं मौजूद, लेकिन जिस पोजीशन पे वो मौजूद हैं उस पोजीशन पे भी वो एरर नहीं दे रहे, गुजारा कर रहे हैं, इसलिए उसको अलाउड रीजन कंसिडर किया जाता है। ये नाम आपको बता रहे होंगे कि ये क्या है, जैसे फेवर्ड रीजन जो कि अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पर है, अलाउड रीजन जो कि होना कहीं और चाहिए था लेकिन जहां पर वो मौजूद है वहां पे भी गुजारा कर रहा है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब है जो कि गलत जगह पर है। सपोज एलानीन को पोजीशन ए पर होना चाहिए था, वो पोजीशन बी पर मौजूद है, तो वो आउटलायर आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि एलानीन है अमीनो एसिड, उसको पोजीशन ए पर होना चाहिए और वो पोजीशन ए पर ही है तो उसे कहेंगे फेवरेबल रीजन में मौजूद है। अगर एलानीन को पोजीशन ए पर होना चाहिए लेकिन वो पोजीशन बी पर मौजूद है और वो वहां पर रहकर भी रिलायबल कंसिडर हो रहा है तो उसको कहेंगे अलाउड रीजन। अगर एलानीन को पोजीशन ए पर होना चाहिए था लेकिन वो पोजीशन एफ पर मौजूद है तो उसको कहा जाएगा कि वो आउटलायर रीजन में मौजूद है और उस आउटलायर को फिर ठीक किया जाता है। और अगर आउटलायर्स बहुत ज्यादा हो जाएं, अमूमन आउटलायर्स शुड नॉट मोर देन 1%, मैक्सिमम 2%। अगर इससे ज्यादा हो तो उसमें प्रॉब्लम कंसिडर की जाएगी एक्सपेरिमेंट में भी, और अगर बाइंडिंग पॉकेट में आउटलायर्स आ रहे हैं फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें राम पेज का भी यही वही हिसाब है। एक सेकेंड जी, राम पेज भी आपके पास आ जाएगा, इस तरह का एक विंडो आ जाएगी राम पेज की। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है आप ओपन करके देख सकते हैं, उधर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद आप रिजल्ट्स को एनालाइज करें। एक ग्राफ सा जनरेट हो जाएगा, बॉक्स होंगे उसमें 4 और उसके बेस पे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिगर नंबर 46 आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ रेजिड्यूज इन फेवर्ड रीजन इट्स 216, 66%। ये कम अज कम आपके 98% होने चाहिए या 90% से तो ज्यादा होने चाहिए, जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ये 98% होने चाहिए। नंबर ऑफ रेजिड्यूज इन अलाउड रीजन, अलाउड रीजन में आपके पास इस टाइम 69 अमीनो एसिड्स हैं, 21%। सो इसमें काफी सारे एरर्स हैं स्ट्रक्चर में। तो नंबर ऑफ रेजिड्यूज इन आउटलायर रीजन 39, इट शुड नॉट मोर देन 2%, यहाँ पे 12 हैं। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट यहाँ पे 39 है रेजिड्यूज और इनको असूलन 5 और 6 होना चाहिए था रेजिड्यूज को, आउटलायर में होने तो ये भी नहीं चाहिए, 0 होने चाहिए, लेकिन 5 से 6 एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन इस वाली प्रोटीन के केस में 39, सो इसको फिक्स करना चाहिए। सो आपके पास आ गया है उसके बाद अनोलिया, एक और सॉफ्टवेयर है, एटॉमिक नॉन लोकल इन्वायरमेंट असेसमेंट। ये एब्रीवेशन स्टैंड बाय है, स्टैंड फॉर अनोलिया है और इसमें जी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है।
ये भी एनर्जी कैलकुलेशन जो प्रोटीन की स्पेसिफिक चेन की है नॉन लोकल इन्वायरमेंट में रहकर हैवी जो आइटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर उसको मैयर करता है। और ये जो एनर्जी है ये पेयर वाइज जो इंट्रैक्शन होती है नॉन लोकल इन्वायरमेंट की उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और वहीं से तमाम नॉलेज को लेकर एक स्पेसिफिक फोर्स को एनालाइज करता है। और जो तकरीबन नहीं लाजमन इसमें एक 147 डेटाबेसिस से डाटा जो है वो नॉन रिडंडेंट प्रोटीन्स का एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर सीक्वेंस को एनालाइज किया जाता है। और सीक्वेंस की आइडेंटिटी जो है वो अगर वो 25% तक भी हो तो गुजारा कर जाता है ये। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक से जो स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हो चुके हैं और उनकी जो रेजोल्यूशन है वो 3 से कम है, ये वहां से तमाम डाटा लेकर वो 147 डेटाबेसेस के अंदर एक डेटाबेस बनाई गई जिसमें 147 नॉन रिडंडेंट प्रोटीन चेन्स मौजूद हैं जिनको यूज किया जाता है। तो ये इस तरह का उसका एक पेज है और उसमें आप सीक्वेंस को सबमिट करवा देते हैं और रिजल्ट्स कुछ इस तरह के शो हो जाते हैं जैसे कि फिगर नंबर 48 में नजर आ रहे हैं। मॉल प्रॉपर्टी आ गया। मॉल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये ये भी रामाचंद्रन प्लॉट दिखाता है लेकिन ये बहुत डिटेल में बताता है बार्न एंगल्स और तमाम चीज़ों को। ये आ गया आपके पास मॉल प्रॉपर्टी और इसका ये होम पेज आ गया है। इसमें आप स्ट्रक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद ऐसे एक आ जाएगा आपके पास, एक और विंडो आ जाएगी, उसमें आप चेक और अनचेक कर देंगे कि कौन कौन से सपोज एनालिसिस आप चाह रहे हैं। तो उसके बाद ये जैसे कि ये इसमें इस फिगर 51 में मौजूद है कौन कौन से आप चाह रहे हैं। रामाचंद्रन प्लॉट जनरेट करना चाह रहे हैं, रोटामर एवेल्युएशन चाह रहे हैं, ज्योमेट्रिक एवेल्युएशन चाह रहे हैं, कार्बन बीटा डेविएशंस और बहुत कुछ है इसमें। जो भी आप एनालाइज करना चाह रहे हैं आप उसको चेक कर दें, जो नहीं चाह रहे उसको अनचेक कर दें और फिर ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जिसमें ये सब पोअर रोटामर्स, रामाचंद्रन आउटलायर्स और तमाम चीज़ें जो वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे ये नीचे कंटिन्यू का बटन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो इन डिटेल आपको बता देगा। जैसे इसमें इसने बता दिया है कि जी ये रेजिड्यू जो है ASP और जैसे ये सीरीन है SCR ये आउटलायर रेजिड्यू आउटलायर पोजीशन पे आया हुआ है तो इसको फिक्स करना चाहिए असूलन। तो इसी तरह वो तमाम के तमाम जो रेजिड्यूज जिनमें कुछ एरर्स हैं वो पर स्पेसिफिक हर अमाइनो एसिड के बारे में बता देगा। तो ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसको फिक्स करना अगर आपको वो फिक्स करना आता है तो। उसके बाद वेरीफाई 3D आपके पास एक सॉफ्टवेयर है वो आ जाता है। उसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक मॉडल होता है वो अपने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्लास और उसकी लोकेशन और उसके जो एनवायरनमेंट और उसके अंदर जो अल्फा बीटा शीट्स हैं, लूप्स हैं, नॉन पोलर पोलर आइटम्स और पोजीशंस हैं उनकी बेस पे एवेलुएट किया जाता है। It also compares the results with the library of reliable experimentally predicted structures as we already discussed in एनोलिया। एनोलिया में भी यही हमने डिस्कस अभी देखा है कि अलबत्ता बाकी टूल्स में भी इसी तरह ही है कि एक लाइब्रेरी बना ली जाती है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर दी जाती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक और NMR स्ट्रक्चर से निकाल कर। ठीक है जी, ये आपके पास वेरीफाई 3D का आ जाएगा, होम पेज आ जाएगा, उसमें आप स्ट्रक्चर को अपलोड कर देंगे और ये रिजल्ट्स इस तरह के आपको शो कर दिए जाएंगे जो कि 1 डायमेंशनल टू 3 डायमेंशनल कंपैरिजन होगा वो स्पेसिफिक प्रोटीन का जिसका आपने स्ट्रक्चर अपलोड किया और आप एवेलुएट करना चाह रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर। बाकी PDB सम जनरेट रहने देते हैं क्योंकि इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए और आप लोग बेहतर होगा अपनी हरकतों को बेहतर करें। ये देखें ये रामाचंद्रन प्लॉट प्रोचेक से फाइंड किया हुआ है। अगर आप राम पेज से भी रामाचंद्रन प्लॉट कैलकुलेट करें तो वो इसी तरह होगा, तमाम अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे और उसमें एक तरफ आपको साई एंगल्स का बता दिया जाएगा, एक तरफ फाई एंगल्स का बता दिया जाएगा और उनकी डिग्री और एंगल्स और ओरिएंटेशंस भी बता दी जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के। ये रामाचंद्रन प्लॉट भी आ चुका है, ये डिफरेंट ग्राफ्स भी आ गए हैं और इनको आप फिर एनालाइज कर लें स्पेसिफिकली
अपनी प्रोटीन को के एनालिसिस को देखने के लिए। अब ये कुछ लिमिटेशंस हैं इन स्ट्रक्चर्स की और स्ट्रक्चर वैल्यूएशन टूल्स की। तो इराट में it only calculates non-bonded atomic interactions having distance more than 2.5 armstrong। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसी तरह एक लिमिटेशन इसकी ये है कि ये it generates multiple plots instead of a single plot for a protein having more than 300 amino acids। तो एक से ज़्यादा ग्राफ आपको देता है डिफरेंट पेजेस के ऊपर, और वो आपको अगर आप फिगर को कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होता है उस फिगर को हैंडल करना। और कई दफ़ा ये उसकी क्वालिटी फैक्टर को, अगर वो ज़्यादा ही पुअर स्ट्रक्चर है तो उसकी क्वालिटी फैक्टर देता ही नहीं है। रामपेज के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उनमें ये है कि जी मॉडल में अगर ज़्यादा लूप्स हों तो वो फेवर्ड रीजन की जो परसेंटेज है वो उसको बेहतर बना देता है। क्यों बनाता है ये भी एक लंबी कहानी है, अगर आप लोग मौजूद होते तो ज़रूर डिस्कस करते। मैं कुछ बातें इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप लोगों को एहसास हो कि आपकी बदतमीजियों और बेवकूफ़ियों से नुकसान होता है। It only checks phi and psi angles and torsional angles to evaluate the structures। वेरीफाइड 3D एंड PDB सम के भी लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स यहाँ पर मेंशन है। ये टेबल है, इस टेबल के अंदर जो हमने टूल्स अभी डिस्कस किए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इराट, रामपेज, मोल प्रोबेबिलिटी, प्रोचेक, और ये बड़े अच्छे टूल्स हैं, इनको लाजमन इस्तेमाल करें। और इनकी अवेलेबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, वर्क फ्लो, URL और रेफरेंसेस इस टेबल में मौजूद हैं। अगर कोई देखना चाहता है तो वो इसको देख सकता है। बेहतर होगा कि अगर आप लोगों के पास कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है तो आप उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके तमाम जो टूल्स अभी डिस्कस हुए हैं उन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करके वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को वैल्यूएट करें, एक टेबल जनरेट करें और उस टेबल को एनालाइज करें। ये आपकी लर्निंग के लिए बहुत बेहतर होगा। और एवेल्युएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। विदाउट एवेल्युएशन आप स्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी पे कोई बात नहीं कर सकते। और एवेल्युएशन करने के बाद आपको कंपेयर भी करना पड़ता है उस स्ट्रक्चर को जो कि अवेलेबल अगर उस प्रोटीन के और स्ट्रक्चर है उनके साथ, या जो टेम्पलेट आपने यूज़ किया उसके साथ। और जो वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ को भी आपको डिस्कस करना पड़ता है कि अगर सपोज करें इराट की वैल्यू 85% आई है तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा लॉजिकली कि ये 85 रिलायबल है तो कैसे है, बाइंडिंग पॉकेट कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, सब कुछ। और अगर राम पेज है तो फेवर्ड रीजन में कितना आया है, कितने आने चाहिए थे अमाइनो एसिड्स, कौन से अमाइनो एसिड, अगर आपने मोल प्रोबेबिलिटी से चेक किया है कि अमाइनो एसिड नंबर सपोज करें 15 जो है वो आउटलायर है, तो आप लॉजिकली उसको डिफेंड भी कर सकते हैं कि अगर ये आउटलायर में पड़ा भी हुआ है तो इससे हमारे एक्सपेरिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब कुछ आपको लॉजिकली करना पड़ेगा, इल्मी बहस करनी पड़ेगी। जैसे आपके अभी फेलो ने बेवकूफ़ी की है वैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं यहाँ पे अलाउ की जाती साइंस में। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिकल और रेफरेंस दिया जाएगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगी इसकी, और बेहतर होगा कि आप लोग थोड़ी सी तमीज़ सीखें और जित आपके पास जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मौजूद है उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके तमाम जो वैल्यूएशन टूल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं उनको यूज़ करें और ग्राफ्स उनके स्टडी करें, उनकी वैल्यूज़ को स्टडी करें, उनके प्रिंसिपल्स को स्टडी करें। थैंक यू।